आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए दिल्ली में G20 के समिट का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिनों तक दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता एक छत के नीचे मौजूद होंगे और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। G20 जैसी हाई लेवल मीटिंग को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो तक तैनात किए गए हैं। हर हरकतों पर नजर बनी रहेगी और इसे करने के लिए 40,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए। G20 के लिए विदेशी मेहमानों का भारत पहुंचना शुरू हो चुका है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेपिन दिल्ली पहुंच चुकी है और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही हवाई और जमीनी सुरक्षा की पूरी पुख्ता तैयारी की जा चुकी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख करते हुए दिल्ली में G20 सम्मेलन की जोरदार तैयारियां इस वक्त चल रही है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन होने जा रहा है और आज से 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहने वाले हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती, ड्रोन कैमरे से दिल्ली पर नजर रखी जा रही है। तो विदेशी मेहमानों का आगमन होने वाला है और इसको लेकर के दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी दिल्ली छावनी में इस वक्त तब्दील है। आज से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंचने वाले हैं। जो बाइडेन आज शाम तकरीबन 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली लैंड करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत करने के लिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी आज पहुंचने वाले हैं और कई ऐसे बड़े मेहमान हैं जो आज पहुंचेंगे और कुछ मेहमानों का आगमन कल भी होगा। तो G20 समिट को लेकर के दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को छावनी में इस वक्त तब्दील किया गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आज पहुंच रहे हैं और हम आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कहां रुकने वाला है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम पूरी दिल्ली में किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि G20 से क्या बदल जाएगा, भारत के लिए कैसे देशों का नजरिया बदल जाएगा और भारत जिसका टैगलाइन G20 का जो लेकर चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, वो कैसे भारत को दुनिया की नजर में बदलेगा। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी इस वक्त मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करवाते हुए मोहम्मद अली शाह, रक्षा मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके साथ ही यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, विरोध शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ, जेके त्रिपाठी, विदेश मामलों की जानकार इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आते हुए सबसे बड़ी बात यही है कि G20 की अध्यक्षता जैसे ही भारत को मिलती है, ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल तो है ही, लेकिन भारत के लिए दुनिया भर में क्या नजरिया अब इतना बदल चुका है कि G20 के बाद अगला कुछ बदलने की जरूरत नहीं, या फिर G20 से एक बड़ा बदलाव आप इस वक्त देख रहे हैं? शिखा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कहीं पे भी एक मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत, बहुत लगन लग चाहिए। एक बार उस मुकाम पे पहुंच गए, उसको वहां पे बरकरार रखने के लिए और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से हिंदुस्तान को G20 की प्रेसिडेंसी तो मिल गई, ठीक है, इस टाइम पे बहुत अच्छी बात है और हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इतने अच्छी तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, हर एक बंदोबस्त, मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं ना, कोई आप तैयारी कर रहे होते हैं अपने खुद के पर्सनल घर पे, पर्सनल गेस्ट आ रहे होते हैं, अरे खाना पकवान, बस बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। आपके चैनल पे तो और मज़ा आ रहा है इतने अच्छे बेहतरीन पैनल के साथ। देखिए, तो बिल्कुल वैसे ही हम हिंदुस्तानी जो हैं, हमारे अतिथि देवो भव, हमारा ये नारा शुरू से रहा है, अभी नहीं, शुरू से ही। तो हम इस तरीके से इसको G20 को इसको हैंडल करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री साहब की लीडरशिप, आप देखिए कल ही वो आसियान में वहाँ पे थे इंडोनेशिया में, आप देखिए G20, आप देखिए हर तरीके से हिंदुस्तान अव्वल दर्जे में निकल के आ रहा है। चाहे हम चांद पे जाने की बात करें, चाहे इंडिया का आदित्य L1 लूना का 16 मिशन हो, आप देखिए हर तरीके से लीडरशिप जो है हमारी, ऑल द वर्ल्ड्स वन फैमिली, वन, तो पूरा वन फ्यूचर, तो हम एक साथ सबको साथ लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया
कि नजरें, सारी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पे हैं। एक जमाना था जब हिंदुस्तान को माना था कि बैकवर्ड देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड जी। है, इस तरीके से गरीब देश माना जाता। आज की तारीख में हिंदुस्तान की इज्जत इंटरनेशनल स्तर पे ऐसी बन गई है, जब लोग देखते हैं किसी भी हिंदुस्तानी को कहीं पे भी, तो इतने इज्जत तमीज से पेश आते हैं। बिल्कुल, और पीएम भी अली शाह जी इस बात का जिक्र वो कर भी रहे थे कि देखिए अब वो समय बदल चुका है, भारत के लिए लोगों का नजरिया बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात यूके देवनाथ साहब उन्होंने ये कही कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, इसका उन्होंने जिक्र किया। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत को लेकर के जिस तरह का लोगों का नजरिया बनता जा रहा है, फिर आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि आज मैं दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन भी देख रही हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मोदी बाइडेन की मुलाकात आज जमीन से अंतरिक्ष तक की साझेदारियों पर नजर होने वाली है। अब देखिए साझेदारी का मतलब देवनाथ साहब ये है कि दोनों ही तरफ से डील्स होंगी, और रक्षा के मामलों में भी, रक्षा उत्पादों के मामले में भी अब भारत पीछे नहीं रहा है। जी हाँ शिखा, इसमें कोई शक नहीं है कि G20 के समिट में आज दुनिया के सब बड़े बड़े शीर्ष नेता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आ रहे हैं, कूटनीतिज्ञ आ रहे हैं। अब पूरा विश्व जो है आज भारत की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की बात है, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों से सहयोग कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी देश के विरोधी नहीं हैं। हमारे जो उत्तर और पश्चिम में हमारे मुल्क हैं, हम उनको भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। G20 में तो हम चाहते हैं कि चीन, पाकिस्तान, सारे देश मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़े। हाँ, रक्षा क्षेत्र में हम दुनिया के काफ़ी देशों के मदद से आगे बढ़ रहे हैं, मदद ले रहे हैं और मदद दे रहे हैं। हमने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं। दुनिया के काफ़ी देश तेजस फाइटर विमान में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डील बहुत जल्दी होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के काफ़ी देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। देखिए एक चीज़ होती है शिखा कि G20 के समिट में भारत जो है ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। हम अफ्रीका के देशों को साथ लेकर, अपने साथ लेकर विकासशील पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा भारत के लिए ये है कि जैसे यूरोपियन यूनियन के सारे देशों को हमने G20 में मेंबरशिप दी है, एक रिप्रेजेंटेटिव उनका होता है, उसी तरह से भारत बहुत कोशिश कर रहा है, मजबूती से कोशिश कर रहा है, दृढ़ता और कॉन्फिडेंस के साथ कोशिश कर रहा है कि हम अफ्रीका के देशों को भी G20 में एक अलग यूनिट के हिसाब से दिखा सकें। ये दिखाता है कि G20 सिर्फ बड़े बड़े मुल्कों का ही गेट टुगेदर नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां की विश्व के जो विकासशील देश हैं, जिनकी एक अपनी एक अभिलाषा है, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे देश, भारत उन सबको साथ लेकर G20 में आगे बढ़ना चाहता है। डिफेंस के क्षेत्र की मैं बात बताता हूं, अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं, उनको भारत से बहुत उम्मीद है, क्योंकि अब तक ये छोटे छोटे देश अपना जितना वेपन सिस्टम्स थे वो अमेरिका से, रूस से आयात करते थे, यूरोपियन कंट्रीज से आयात करते थे, और अचानक उनको पता लगा अरे भारत में तो बहुत बढ़िया हथियार बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो हथियार बन रहे हैं, मैं छोटे हथियारों की बात कर रहा हूं, मशीन गन से लेके, हथगोले से लेके 40 mm की जो कैलिबर की हमारी तोपें हैं, कितनी रिलायबल हैं और कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती हैं, बढ़िया हैं, उम्दा है। यही बताने की कोशिश यहाँ इस मंच पर भी की जाएगी। विनोद शुक्ला, अब देखिए बात हो गई डिप्लोमेसी की, और जिस तरीके से रक्षा का क्षेत्र हो, वैश्विक आर्थिक वृद्धि हो, समृद्धि हो, इसको सुरक्षित करना हो, इसको लेकर के तो देश मिल ही रहे। यहाँ मीटिंग में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा एक और बात पर होगी, वो है चीन। क्योंकि चीन जिस तरीके से G20 से अपना हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आया, और चीन का यहाँ नहीं पहुँचना, शी जिनपिंग का यहाँ नहीं पहुंचना, ये क्या संदेश दुनिया भर में देकर जाएगा? देखिए सीगा, ये जो चीन की टैक्टिक्स है ना, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसी तरह की बात हुई कि चीन भारत को तो इंटिमिडेट करने की कोशिश कर ही रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को और यूएस को भी इंटिमिडेट करने की कोशिश किया है। लेकिन जिस तरह से G20 पर भारत ने अपने आप को, भारत की तैयारियां, यूरोपियन देश या अमेरिका का रिएक्शन था, अमेरिकी स्पोक्समैन ने इस पर बोला था, तो वो इंटिमिडेट करने की जगह सबने चीन को स्नब किया, और चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। बेसिकली इसको थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से समझने की ज़रूरत है। भारत ने इस G20 सम्मेलन के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की। वो मैसेजेस अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो जो
जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में जो इसका एक चैप्टर था, या अरुणाचल प्रदेश में था, तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि हम बता दिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता था चीन जम्मू और कश्मीर को लेकर के और अरुणाचल प्रदेश को, उसमें पूरा विश्व हमारे साथ है, और पाकिस्तान हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और चाइना जो इस पर प्रोपेगेंडा करते थे वो पूरी तरह से अलग थलग हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में हो गए, अलग थलग हो गए। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा एरिया क्लेम करता है चीन, अरुणाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का भी कुछ हिस्सा। तो एक तो ये अलग थलग पड़ गया, ये एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि हमने चीन को सबक बताने के अलावा जम्मू और कश्मीर में हमने टूरिज़्म को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर और इस तरह के ट्रेड को प्रमोट किया। साउथ में आप जाइएगा तो तमिलनाडु और केरल में भी इस तरह की चीज़ें हुई। तो ये जो चीन का पूरा प्लान था ना, वो इसको जो कहा जाता है ना डड हो गया, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और एक्सपोज भी हुआ। आप अगर कोऑपरेट करते तो रीजनल कोऑपरेशन और ग्लोबल उस पर, और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसको बात कहा जा रहा है कि ये G20 तो है, लेकिन इसमें केवल 20 कंट्रीज़ नहीं है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, और अफ्रीकन यूनियन AU को इसमें जोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश भारत कर रहा है। और ये पूरे जो इसका टैग लाइन है उसको जस्टिफाई करते हुए, इसलिए कि अभी ज्यादातर देश इसमें शामिल हो जाएंगे। G20 का एक बड़ा मंच है, वो इस वक्त तैयार है और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, समझने की यहाँ ये भी ज़रूरत है कि G20 में जितने कुल सदस्य हैं, क्या एक मंच पर जब वो पहुंचेंगे तो फिर वहां पहुंचने के बाद किन किन स्तर पर बातचीत होगी? जो कि सवाल, अगला सवाल आपसे, देखिए चीन जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, इस पर हमने जिक्र कर लिया, विनोद जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी काम कभी नहीं करती है। लेकिन बावजूद इसके डर तो इस बात का होगा ना कि अक्साई चीन को लेकर के आप मैपिंग कर रहे हैं, आप अपने मैप पर अक्साई चीन को अपना हिस्सा बता रहे हैं, अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर तो, देखिए अक्साई चीन वो क्षेत्र है जो चीन ले ही चुका है, लेकिन अरुणाचल को आखिर किस बिना पे वो ये कहता है कि अरुणाचल मेरा है? और कहीं ना कहीं ये डर है कि G20 का मंच होगा, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद होंगे, तो ये सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, ये सवाल पहले भी उठाए जाते रहे हैं, और शायद चीन का यही डर है जिसने चीन को न सिर्फ G20 बल्कि आसियान मीटिंग में भी चीन के प्रेसिडेंट को ना आने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि वो एक, चीन आता है या नहीं आता है हमारे लिए और देशों के लिए कोई ख़ास वो नहीं है। हाँ, बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति के ना आने को लेकर के जो निराशा जाहिर की है, वो मेरे ख्याल से वो इसलिए है कि अगर चीन आता तो शायद चीन को घेरना आसान हो जाता इन लोगों के लिए। लेकिन बाइडेन इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा कह रहे हैं जैसे वो कहावत है ना कि शादी में फूफा जी नहीं आ रहे हैं, फूफा जी नहीं आ रहे तो अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बायकॉट किया है। शी जिनपिंग ने अपना प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के तौर पे भेजा है, और वो अपनी बात पूरी जोश के साथ, पूरे ज़ोरदार तरीके से रखेंगे जिस तरह से शी जिनपिंग ने उन्हें ब्रीफ किया हुआ है। लेकिन हाँ, प्रोटोकॉल के तहत ये मीटिंग जो है, इसमें परेशानी हो सकती है कि अब राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री से मिलने तो उनके पास जाएंगे नहीं, आई मीन के लेकियांग से। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन चीन के न आने की वजह से अरुणाचल की बात जहाँ तक है, अरुणाचल को चीन बहुत पहले से क्लेम करता रहा है। वो उसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है, और जबकि तिब्बत की ही स्वायत्तता या स्वतंत्रता क्वेश्चनेबल है, और हमने हमेशा ये क्वेश्चन किया है, और यूएन में भी इसकी बात उठी है। यूएन में भी बात हुई है, लेकिन वही इसलिए मैं सर कह रही हूँ कि अब G20 का जब ये मंच होगा तो जाहिर तौर पर जब वहाँ पहुँचते, शी जिनपिंग पहुँचते, तो ये सवाल उठाए जाते और वह तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होते, तो कहीं ना कहीं ये सवाल शी जिनपिंग को चुभता। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा विकल्प अपनाया कि आना ही नहीं है। देखिए, इन सवालों से बचने के लिए, और सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अब रशिया भी
रशिया के साथ 1967 में उसूरी नदी पर सीमा विवाद हुआ था जी। उसको 2005 में सुलझा लिया गया, क्योंकि उसूरी सिपी करके एक द्वीप है 350 स्क्वायर किलोमीटर का, जो ठीक है सर। विवाद का केंद्र था। उसमें 2005 में ये किया गया कि 150 स्क्वायर किलोमीटर चीन का है, बाकी 200 स्क्वायर किलोमीटर रूस का जी। है। लेकिन अब चीन ने नए नक्शे में वो पूरा द्वीप भी अपने अधिकार में क्षेत्र में बताया है। इससे रूस ने प्रोटेस्ट भी किया है। ठीक है सर। तो ये मतलब एक तरह से ये है कि रूस की और चीन की जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ठीक मान के तो यही चला जा रहा था कि रशिया की तो एंट्री होगी, G20 में नहीं आना मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन लॉजिक सिर्फ एक बनता है कि चाइना के साथ उसके रिश्ते किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से अरुणाचल को हिस्सा बता दिया अपने मैप में चाइना ने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचने की कोशिश हो रही है और फिर खुद ही डेंजर जोन में इस वक्त पुतिन है। जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है शिखा जी। देखिए, बात ऐसी है कि आपने पहले बात करी चीन और रूस के, भाई दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनके हेड ऑफ स्टेट्स नहीं आ रहे हैं। रूस का एक जेन्युइन रीजन है, मैं मानता हूं, और वो वर्चुअली क्यों नहीं जुड़े वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको। और चीन नहीं आ रहा है, चीन तो खैर अब क्या बोले, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, या तो वो गिल्टी कॉन्शियस है या तो कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि भाई अगर मैं मिसिंग हूँ तो मेरी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या सोच रहे हैं वो अलग बात रही। अब आप देखिए, इस टाइम पे मौजूद हम सब स्टूडियो में हैं ऑफलाइन फिजिकली, तो एक केमिस्ट्री, एक तरीके की जो राब्ता है हमारा हम सबका अलग है। अगर हम सब वर्चुअली जुड़ते हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पाते ऑफ स्क्रीन हम उस टाइम पे, तो बात अलग होती। तो जब आप फिजिकली मिलते हैं, जैसे कि ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब ने बताया अच्छे बखूबी तरीके से बताया कि जब आप ऑफलाइन मिलते हैं तो एक केमिस्ट्री अलग होती है। बस पुतिन साहब का ये है कि अभी वो वॉर पे है देश, अभी उनको वो अलग निर्णय ले रहे हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को कैसे करना है। दूसरी बात है कि आपने चीन की बात की, तो हमारी दोस्ती है रूस से और चीन की भी दोस्ती है रूस से। लेकिन अब मैं इसको बड़े सरल यहाँ पे समाप्त करता हूँ बोल के कि हमारी दोस्ती है रूस से, दिली दोस्ती है। चीन की और रूस की मतलबी दोस्ती है, वो हार्टफेल्ट नहीं है, अनकंडीशनल नहीं है वो। और हमारी रूस से दोस्ती पे कब से है, ओवर 75 इयर्स। और एक आखिरी तौर पे मैं ये समाप्त करूंगा बोल के कि साइबेरिया में 30% चीनी आके वहां पे बस चुके हैं साइबेरिया में, और रूस पसंद नहीं कर रहा ये बात जी, पसंद नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो पॉइंट है जिस पर वो एक साथ हो जाते हैं। देवराज साहब, आपसे भी मैं एक रिएक्शन इस पे चाहूंगी, क्योंकि देखिए G20 समिट, चलिए तमाम देशों पर चर्चा जो प्रमुखता रहा है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बहुत क्लियर किया गया कि अगर चीन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो इसका हिस्सा बनना चाहता है वो बने। तो चीन को एक मैसेज तो क्लियर हो गया, पुतिन का नहीं आना ये भी क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आर्थिक सुधार का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि G20 एक ऐसा समिट है जो हम दुनिया भर में किस तरीके से संबंध प्रगाढ़ हो और आर्थिक सुधार हो, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बदलता हुआ आपको इस समिट के बाद, यानी भारत में जो हो रहा है उसके बाद क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है? हाँ शिखा, आर्थिक सुधारों की बात बहुत तेजी से हो रही है। इसकी दो वजह है। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, विकासशील देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो अब चाहते हैं कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट हो। इसमें अफ्रीका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। भारत भी चाहता है कि दुनिया के सारे देश हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, G20 में एक एजेंडा पॉइंट ये भी है कि डिजिटल इकोनॉमी, विश्व के डिजिटल इकोनॉमी के तहत भविष्य में किस तरह से डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को पुश किया जाएगा। यानी आज से 50 साल बाद या शायद 100 साल के बाद एक मौका ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरे दुनिया में करेंसी नोट खत्म हो जाएंगे, पेपर नोट खत्म हो जाएंगे। और मैं तो ऐसा सुनहरा भविष्य दिख रहा हूं कि डॉलर, पाउंड सब खत्म हो जाएंगे। पूरे विश्व में एक जैसा डिजिटल करेंसी चलेगी, एक जैसी ई करेंसी चलेगी। तो जो अलग अलग देशों से, बड़े मुल्कों से और खासतौर से एडवांस पश्चिमी देशों से उनके जो तकनीकी सलाहकार आए हुए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो G20 की साइडलाइंस पर इस पर बहुत बहस कर रहे हैं कि दुनिया में आस्ते आस्ते डिजिटल इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। एक कॉमन करेंसी दुनिया की जो कि ई प्लेटफॉर्म पर मूव करेगी, वो आने वाली है। जी हाँ शिखा,
बिल्कुल, कॉमन करेंसी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ, वो इंडोनेशिया का दौरा हो या इससे पहले भी जब वो विदेश पहुंचे, तो उनका फोकस कॉमन करेंसी पर, और उनका ही फोकस नहीं है, इस वक्त तमाम देशों का फोकस है कि कॉमन करेंसी हो, जिससे वैल्यू में जो फर्क है, जो फर्क फिर देशों में आता है। और इसीलिए सर कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक समान है, कहने का मतलब यही है कि समानता आनी चाहिए और भारत को इससे फायदा मिलेगा। इसी बीच सर एक बड़ी खबर आ रही है, रुक कर लेते विनोद जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। G20 समिट मेहमानों को राष्ट्रपति द्वारा दिए जा रहे हैं भूज में, सीएम नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश की यहां पर मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारे में एक हलचल और भी है, क्योंकि इससे इतर देश में भी राजनीति इन दिनों चरम पर है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और आम चुनाव के मद्देनजर ये खबर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। G20 समिट मेहमानों को राष्ट्रपति द्वारा दिए जा रहे भूज में सीएम नीतीश भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश की ये मुलाकात होने वाली है। विनोद जी, अब आपके पास आते हुए कहा यह भी जा रहा है कि, और आपने कहा भी, हम जब बात कर रहे थे कि G21 बन जाएगा, G20 से 21, यूरोपीय संघ जो है वो भी इसका, माफ कीजिएगा, अफ्रीकी संघ जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसे में जोड़ने की जो कोशिश है, और अगर ये संघ हिस्सा बनता है, G21 अगर ये हो जाता है, तो क्या बदलाव आप सभी के लिए देख रहे हैं? देखिए शिखा, जो अफ्रीकी देश शामिल होने की बात है, जिसको बोला जा रहा है कि अफ्रीकी यूनियन शामिल होगा। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं और उसमें ज़्यादातर देश विकसित देश हैं या इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं। भारत ने अपनी जो मुहिम चलाई थी ग्लोबल साउथ को लेकर के, ग्लोबल साउथ में बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं और बहुत वहाँ पर पावर्टी ज़्यादा है। तो जो भारत का नारा है, इस थीम है इस आयोजन का, वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सबको, सबके विकास की बात हो रही। तो भारत ये चाहता है कि कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा क्षेत्र विकास के दौड़ में न पीछे रह जाए, ना पावर्टी वहाँ भी एलिवेट होनी चाहिए। तो उस कोशिश में लगा हुआ है और ये भारत की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे लोग। इस पूरे सम्मेलन में अब तक जो 1 लाख डेलीगेट और 120 देशों के लोग शामिल हुए हैं, उसमें बहुत सारे अफ्रीकी देश शामिल हैं। ऑलरेडी वो आ चुके हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी स्तर पर, जो बाकी अब तक के उसमें जो अब तक के डेलिब्रेशंस मीटिंग्स हुई हैं। तो बेसिकली ये कोशिश वही है कि जो ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा भारत लेके आगे बढ़ा था, जो अभी कुछ दिन 2 महीने 3 महीने पहले ग्लोबल साउथ का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें लगभग 124-25 डेलीगेट शामिल हुए थे। तो वो उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। और जो भारत बार बार लगातार कह रहा है कि सहयोग सहकार से हम पूरे विश्व में को विकसित करेंगे और जो गरीबी है उसको हटाएंगे, वही एक कोशिश है। ये और सर, एक कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमेशा होती है। और इसी बीच सर एक तस्वीर मिल रही है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति दिल्ली एयरपोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत इस वक्त उनका किया जा रहा है। तो दिल्ली में एक एक कर मेहमानों का आगमन इस वक्त हो रहा है और राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस इस वक्त पहुँचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत करते हुए ये तस्वीरें मिल रही है पालम एयरपोर्ट से, जहाँ इस वक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं। तो एक एक करके मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेके त्रिपाठी साहब, आपके पास आते हुए, देखिए, एक जो काम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जितना मैं समझ रही हूँ, जो मैं आकलन कर पाती हूँ, पिछले कुछ सालों में, 9 साल कह लीजिए, 9 वर्ष कह लीजिए या 5 वर्ष कह लीजिए, एक चीज़ जो बदली है वो है कि निवेश की स्थिति देश विदेश में कैसी होनी चाहिए, कैसे इंडिया का प्लेटफॉर्म देश विदेश तक पहुँचे। और चूंकि बहुत सारे कारोबारी भी इस G20 समिट का हिस्सा होंगे, उस डिनर का हिस्सा होंगे, तो कहीं ना कहीं कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका और भारत निवेश के किसी एक प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाले हैं। वो एक क्या प्लेटफॉर्म है फिलहाल तो इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन निवेश का वो प्लेटफॉर्म होगा। तो निवेश का प्लेटफॉर्म होता है यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है इंडिया की, और जिसका जिक्र पीएम कर रहे थे कि हम इकोनॉमी में 5वें पायदान पर है, 3रे पे पहुंच जाएंगे। क्या आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शिखा, G20 में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हम जैसे स्वागत करते हैं, या हमने जो 235 से ज़्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की हैं 3 वर्टिकल्स में, शेरपा, फाइनेंशियल और NGOs में,
उन सब में देखिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सबसे अच्छी बात रही है कि ये भारत के विभिन्न 60-65 शहरों में ऑर्गेनाइज की गई हैं, जहां भारत की कल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, ये हम एक तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है, न सिर्फ कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि विभिन्न जगहों के, जैसे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या हस्तशिल्प हैं, हस्तकला हैं, वो दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये दिखाने की कोशिश इसके माध्यम से हो रही है कि हम कैसे भारत में दूसरे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इतनी विविधता है भारतीय उद्योग में, खासतौर से लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में, उसमें कैसे बाहर के लोग निवेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी ऐड में सर ये करना चाहूंगी कि 6 परमाणु रिएक्टर लगाने पर भी बातचीत होगी, क्योंकि ये अगर होता है, ये अगर प्लेटफॉर्म बनता है, तो कहीं ना कहीं भारत की इमेज, क्योंकि वो साझेदारी अमेरिका के साथ है, तो ये साझेदारी बहुत ही स्ट्रांग साबित होगी भारत के लिए भी। देखिए, ये साझेदारी बहुत स्ट्रांग तो साबित होगी, लेकिन इसके साथ मैं भविष्य के लिए एक हल्का सा खतरे का भी संकेत देख रहा हूँ। वो ये है कि अब ये समय है कि दुनिया के दो देश जो तरक्की वाले देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर से हट रहे हैं। वो एनर्जी के लिए नॉन न्यूक्लियर, नॉन फोसाइल में जा रहे हैं। तो आगे हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, अभी बिजली बनाने के लिए तो ठीक है, अभी हमारे लिए एटॉमिक पावर के लिए भी ठीक है, लेकिन आगे हो सकता है इस पर भी हमें पर्यावरण प्रदूषण के मामले को लेकर के, पॉसिबल रेडिएशन को लेकर के हमें इस पर आलोचनाओं का सामना करना पड़े।